मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं शिक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि के उपायों के अंतर्गत विद्यालय एवं परिवार की साझेदारी या विद्यालय और परिवार की किस तरह से साझेदारी या संयुक्त प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाई जा सकती है या उसके स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें हमारी बात आएगी कि परिवार और विद्यालय की जो साझेदारी है उसमें सबसे पहला बिंदु हमारा आता है कि अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन। सबसे पहला जो प्रयास किया जाएगा वो विद्यालय विकास के लिए है ना। विद्यालय विकास के लिए अभिभावक संगोष्ठी का ठीक है ना। सबसे पहली चीज यही है कि अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए। और किसके लिए? विद्यालय के विकास के, यानी कि विद्यालय में किस तरह की शिक्षण सुविधाएं होनी चाहिए, विद्यालय किसी भी विषय वस्तु के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से किस तरह से वह विषय वस्तु बालकों को समझा सकता है या उसको इस तरह से शिक्षण कार्य करे कि जो विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक में दी गई है वह बालक के दैनिक जीवन में या स्थानीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किस तरह से कारगर या उपयोगी हो सकती है। तो इन सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बालक की अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान किस किस तरह की समस्याएं आती है, वहाँ की वातावरणीय व्यवस्था समस्याएं क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वहाँ की कौन सी अच्छी विशेषताएं हैं जिसकी जो कि बालक के विकास में सहयोग करती हैं, या कौन से ऐसे पक्ष जो बालक के विकास में अवरोध उत्पन्न, मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो कई बार अगर स्थानीय अध्यापक है तब तो पता चल सकता है, लेकिन बाहर से जब आकर वो शिक्षक वहाँ प्रशिक्षण कार्य करता है तो वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों से और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के बारे में अध्यापक को पता नहीं होता है। तो उस चीज से अवगत कराने के लिए आवश्यक है कि अभिभावक संगोष्ठियों का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। साल में 2 बार 3 बार इन संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। उसके बाद में अभिभावकों का बालक के विकास में बालक के विकास में अभिभावकों का सहयोग, ठीक है ना। बालक के विकास में अभिभावकों का सहयोग लिया जाए कि बालक की जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है या बालक की आवश्यकताएं क्या है, बालक की रुचि योग्यता, क्योंकि विद्यालय से अधिक समय बालक परिवार के साथ में घर और परिवार के व्यक्तियों के बीच में व्यतीत करता है, यानी कि अभिभावकों के साथ में वो व्यतीत करता है। तो ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि बालक की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जैसे कई बार होता है कि कुछ पारिवारिक समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, विद्यालय की समस्याएं हैं जिससे अभिभावक अवगत नहीं होते हैं। इसीलिए अभिभावकों के सहयोग से बालक की समस्याओं का समाधान करना। विद्यालय की अगर कोई समस्या है और अभिभावक को पता नहीं है तो उस अभिभावक का जो व्यवहार होगा या उनको बालक के प्रति जो प्रतिक्रिया होगी वो अपने ही अनुकूल होगी, जैसे अपनी साधन सुविधा और अपनी ही आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में को रखकर होगी। लेकिन अगर विद्यालय की आवश्यकता या परिस्थितियों का पता अगर अभिभावक को है तो वो उस परिस्थिति के अनुसार तालमेल बनाकर और बालक को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे ही पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जिस भी प्रकार की पारिवारिक स्तर पर समस्या है या कोई विशेष बात है जो कि एक अध्यापक को पता होनी चाहिए, जिससे कि बालक के शिक्षण कार्य में वहाँ उस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए बालक को उसी दृष्टिकोण से दिशा निर्देश प्रदान करे या शिक्षण कार्य में निर्देशन की प्रक्रिया को पूर्ण करे। उसके बाद आता है
छात्र व्यवहार में परिमार्जन व मर्यादा व्यवहार का निर्माण। छात्र का मर्यादापूर्ण व्यवहार का, छात्र के मर्यादापूर्ण व्यवहार का निर्माण। विद्यालय वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बालक के व्यवहार को परिमार्जित करे, यानी कि उसमें शुद्धिकरण करे। अगर उसमें किसी बुरी आदत का आदत हो चुकी है, बुरी आदत उसमें है, तो उसका परिमार्जन करे, उसको शुद्ध करे, उसमें सुधार करें और बालक में एक नैतिक मानवीय गुणों का, या यूं कहा जाए कि मर्यादापूर्ण जीवन जो गुण हैं उनका विकास बालक में करें। अगर बालक में मर्यादित व्यवहार है, मर्यादित गुण विद्यमान है, तो निश्चित है कि वह हर क्षेत्र में उन मर्यादाओं को ध्यान में रखेगा और आगे बढ़ने की अपनी हर संभव प्रतिक्रिया को उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार या अपनाएगा। उसके बाद में संवेगात्मक स्थिरता के विकास में सहयोग। संवेगात्मक स्थिरता के विकास में सहयोग, क्योंकि बालक की जो है संवेगात्मक अस्थिर अवस्था व्यवहार जो है वो जन्म के समय, अगर हम कहें कि संवेदनाएं व संवेग बालक में होते हैं। आप जैसे बालक को भूख लग रही है और समय पर उसको दूध नहीं मिल पा रहा है शैशव अवस्था में, तो वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो वह क्या है, वो भी उसकी एक संवेग है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि संवेग जो है बालक में प्रारंभ से ही विद्यमान होते हैं, उनको सही दिशा देने का कार्य शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। यानी शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है, अभिभावकों का उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए बालक की संवेगात्मक अवस्था क्या है, किस तरह का उसका व्यवहार है, उसको समझना और उसमें सुधार करने के लिए विद्यालय और अभिभावक दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत अनिवार्य है। एक दूसरे विद्यालय और परिवार में बालक की जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं उनका माता पिता और विद्यालय अध्यापकों को पता होना अनिवार्य है, जिससे कि बालक के व्यवहार को संवेगात्मक रूप से स्थिरता प्रदान की जा सके, यानी संवेगों को नियंत्रित करने की का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, जिससे बालक का व्यवहार एक मर्यादा और आदर्श व्यवहार का निर्माण संभव हो सके। उसके बाद में है उत्तम स्वास्थ्य हेतु सहयोग। उत्तम स्वास्थ्य हेतु सहयोग, ठीक है ना। उत्तम स्वास्थ्य हेतु सहयोग से तात्पर्य यहाँ पर कि स्वास्थ्य की जानकारी विद्यालय और परिवार दोनों को होनी चाहिए कि विद्यालय में किस तरह की स्वास्थ्य समस्या है। जैसे कि कई बार होता है कि बालक घर में तो सामान्य होता है, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्यालय में कक्ष के अंदर जब कक्षा कार्य करने को दिया जाता है तो बालक बोर्ड पर अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसे नहीं देख पाता, वो नहीं लिखता है। अब नहीं लिखता है, इसके पीछे कारण बालक लिखना नहीं चाहता है, या बालक आलसी है, या बालक शैतान है, शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच रखता है, ऐसा नहीं है। उसको कहीं कोई समस्या होनी चाहिए। इस चीज का जजमेंट पहले टीचर को करना होगा। अगर टीचर को पता लगता है कि नहीं, अब दूसरे बच्चे की कॉपी दी, अब इससे लिख ले, तो बालक ने फटाफट लिख लिया, बोर्ड पे से नहीं लिखा लेकिन दूसरे बच्चे की कॉपी में से देखकर उसने लिख लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी आंखों की कोई समस्या है। अभिभावकों को उससे सूचित करना कि उनकी स्वास्थ्य आंखों की जांच कराई जाए, उसका पता चले, जिससे कि उसको कक्ष में देखने की समस्या से निजात मिल सके। वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक दृष्टिकोण से बालक की कोई विशेष दवाई चल रही हो, कोई बीमारी है या कोई विशेष दवाई चल रही है, किसी प्रकार की और कोई समस्या है, तो उससे विद्यालय को पता होना चाहिए, अवगत हो विद्यालय, जिससे कि बालक को उसी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रदान किए जाए, उसी प्रकार की क्रियाएं उसको दी जाए जो कि उसकी योग्यता और क्षमताओं को प्रभावित ना करे और उसके आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान कर सके। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दोनों तरफ, विद्यालय हो चाहे अभिभावक हो, सबको होनी चाहिए, और जिससे कि दोनों जने आपस में तालमेल करके और बालक के विकास में सहयोग कर सके और उसको आगे बढ़ने में सहयोग कर सके। उसके बाद में आता है व्यावसायिक विषयों के चयन में सहायता।
व्यावसायिक विषयों के चयन में सहायता, यानी कि व्यावसायिक विषय जो बालक को चुनने होते हैं, जैसे 10th के बाद में या जो नई पॉलिसी के अंदर 9 के बाद में 8 के बाद में बच्चों को चुनने होंगे, तो उसमें विद्यालय और अभिभावक दोनों मिलकर, क्योंकि विद्यालय में विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में बालक के विकास की समस्त सूचनाएं जानकारी अभिभावक तक होती है, तो मूल्यांकन प्रवृत्ति में कहा जाता है कि अभिभावक को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक की क्षमता, योग्यता और रुचि का अभिभावक को पता चल सके और अभिभावक जो है बालक को उसी विषय की तरफ प्रेरित करें जिसमें उसकी कार्य क्षमता दिखाई दे रही है और उसकी रुचि दिखाई दे रही है। उस विषय की तरफ प्रेरित नहीं करें जो उनको अच्छा लगता है। अमूमन होता यही है कि अभिभावक उस विषय की तरफ प्रेरित करते हैं बच्चे को कि नहीं तुम्हें साइंस ही लेनी है, उसमें इंजीनियरिंग करोगे, तुम ये करोगे, या तो अभिभावक खुद उस कार्य को नहीं कर पाए होते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वर्तमान में सब खाली इंजीनियरिंग लेते हैं या मेडिकल में रहते हैं या लॉ करते हैं, बस यही 3 क्षेत्र हैं और इन्हीं के बच्चों को जाना चाहिए, और बच्चा की रुचि उसमें नहीं है तब भी उसको उसी क्षेत्र में भेजने के लिए दबाव डाला जाता है। लेकिन अगर अभिभावक मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो ऐसे में उन्हें बालक की योग्यता, क्षमता और रुचि का पता होता है। अब विद्यालय के द्वारा बालक की प्रगति की पल पल की सूचना अध्यापक और अभिभावक तक होती है, जिससे उन्हें बालक के योग्यता और क्षमताओं का पता चलता है, रुचि का पता चलता है, और उसे उसी विषय को चुनने में सहयोग करते हैं, प्रेरित करते हैं या उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं जो जिसमें उसकी क्षमता और योग्यताएं दिखाई दे रही है, ना कि उसमें जिसमें उनकी योग्यता और क्षमता नहीं है। उसके बाद में आता है सांस्कृतिक विकास के लिए योजना निर्माण में सहयोग। सांस्कृतिक विकास में योजना निर्माण में सहयोग। सांस्कृतिक विकास में योजना निर्माण में सहयोग, यानी कि सांस्कृतिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास की, है ना, सांस्कृतिक विकास की योजना निर्माण में सहयोग की बात करते हैं यहाँ पर, जिससे कि एक सांस्कृतिक रूप से वहाँ की स्थानीय संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या है, इनको ध्यान में रखते हुए अगर सांस्कृतिक गतिविधियां या सांस्कृतिक योजनाएं निर्माण की जाए, जिससे कि वहाँ की परंपरा, वहाँ के मूल्यों को का सम्मान रखते हुए, मूल्यों के महत्व को बाकायदा महत्व प्रदान करते हुए अन्य संस्कृतियों के संबंधित जानकारी बालकों तक सुगमता पूर्वक पहुंचाई जा सके। अगर आपस में दोनों का तालमेल है, संबंध है, तो निश्चित है कि एक सही योजना निर्माण में अभिभावक भी भागीदारी निभा सकते हैं, जिससे कि विद्यालय के द्वारा उसकी जानकारी, विविधतापूर्ण संस्कृतियों की जानकारी अभिभावकों को दी जाए, उसके लिए क्या योजना विद्यालय बना रहा है, उसके विचार विमर्श उनके साथ किया जाए। अभिभावक फिर अपने स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का सहयोग करते हैं कि वे इस कार्य को हम इस तरह से पूर्ण कर सकें। इसीलिए सांस्कृतिक योजना निर्माण में भी सहयोग लिया जाता है। फिर भाषाई विवादों से बचने, भाषाई विवादों से बचने, भाषा का विकास करने, जो छात्रों की उन्नति में सहायक, भाषा के बचने व भाषा का विकास, ठीक है ना। भाषाई विवाद से बचने व भाषा के विकास में अभिभावकों और विद्यालय का आपस में सामंजस्य होना अनिवार्य है, दोनों की साझेदारी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर विविध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी भाषा, हर किसी को अपनी भाषा सर्वश्रेष्ठ लगती है,
दूसरे की भाषा में क्या गुण है, क्या विशेषता है, अगर इसकी जानकारी अभिभावक तक होती है तो बालक को वो दूसरी भाषा को सीखने से प्रेरित करते हैं, रोकते नहीं। फिर इसी तरह से भाषा विकास में भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम या विद्यालय में क्या योजना है, किस तरह का कार्य किया जा रहा है, किस तरह से किया जाना है, इसकी जानकारी होती है तो अभिभावक भी बालक को उसी तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि विद्यालय के कार्यक्रमों के साथ बालक कदम से कदम मिलाकर चल सके या निरंतर रूप से विकास के क्रम में अपनी भागीदारी को निभा सके। और अंतिम बात आती है अधिगम स्तर को उच्च बनाने में सहयोग। अधिगम स्तर को उच्च बनाने में सहयोग, ठीक है ना। अधिगम स्तर को उच्च बनाने में सहयोग कि विद्यालय के द्वारा जैसे कोई कार्य किया गया तो अभिभावक के द्वारा अभिभावकों का दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थी को मोटिवेट करें या प्रेरित करें कि वह उस कार्य को समय से पूर्ण करे, जिससे कि अधिगम स्तर उसका जो है अधिगम की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे और उसके स्तर में वृद्धि होती है। बालक विद्यालय से कोई कार्य दिया गया और घर जाके बैग को रख देता और अमूमन होता भी यही, तो वो और ना अभिभावक उस पर ध्यान देते, तो ऐसे में बालक जैसे जो चीज आज सीख लेनी चाहिए थी दूसरे दिन दोबारा उस पर रिवीजन होता है, रिपीटेशन होता है, जिससे कि शिक्षा का आधा समय उसमें खराब हो जाता है। तो ऐसे में आगे बढ़ने की बजाय यानी कि आधा समय उसमें खराब हो गया, उस रोज का आधा चैप्टर उस रोज रुक गया, तो अब दूसरे दिन उस चैप्टर को पुनः रिपीट करने में जो अगला चैप्टर आना चाहिए था उसकी बजाय उसी चैप्टर को वापस तीसरे दिन निरंतर रूप से लगाया गया, जिसकी वजह से अधिगम में बाधा उपस्थित होती है। इसीलिए अभिभावकों के द्वारा बालकों में अधिगम के प्रति प्रेरित करना, विद्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करना और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें बालक को आगे बढ़ने के लिए निरंतर रूप से प्रेरित करके उसके अधिगम को के स्तर को उच्च बनाने में सहयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको आज ये प्रश्न करना है। विद्यालय, आज का प्रश्न हमारा है विद्यालय एवं परिवार की साझेदारी किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि में सहयोग करती हैं, समझाइए। ठीक है ना। विद्यालय एवं परिवार की साझेदारी किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि में सहयोग करती है, स्पष्ट कीजिए, ये समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।